हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 8। हीर अपने कमरे में थी तो वहीं बाकी सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे। इस बीच रजत ने हीर को कई बार कॉल करने की कोशिश की पर हीर ने फोन नहीं उठाया। हीर काफी गुमसुम अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। आज हुई सारी घटनाओं के जो एहसास उसके दिल में पनप रहे थे, उसने उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से समेटना शुरू किया। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या फैसला ले। उसका दिल और दिमाग दोनों ही इस समय बुरी तरह आपसी जंग में उलझे हुए थे। इसी जंग में खुद को संभालते हुए एक दिन पूरा निकल गया। इस एक दिन में हीर ने रजत से कोई बात नहीं की, तो वहीं रजत ने भी सुबह हीर को 2 बार कॉल किया था और उसके बाद हीर को कोई कॉल नहीं किया। रजत अपने काम में काफी व्यस्त था। इस बीच उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे हीर को कॉल करना है और उससे बात करनी है। वहीं अक्षिता भी अपने काम में पूरी तरह रमी हुई थी। रजत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित था। अक्षिता को एक नया प्रोजेक्ट मिला था जिसमें वह रजत की कंपनी के साथ मिलकर एक नया असाइनमेंट साइन करने वाली थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। श्रेयांश और हीर के हादसे को 3 दिन हो चुके थे। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। श्रेयांश ने हीर से मिलने की कोशिश नहीं की, तो वहीं हीर ने अस्पताल जाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन रह रहकर उसके दिमाग में रजत के ख्याल धीरे धीरे आने बंद हो रहे थे। वह सिर्फ श्रेयांश के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसने रजत से मिलने का प्लान बनाया। उसने रजत को कॉल किया तो दूसरी तरफ से रजत ने कॉल रिसीव किया। रजत बोला, हेलो, कहाँ हो? हीर बोली, मैं घर पर हूँ। सुनो, तुम फ्री हो? मुझे तुमसे मिलना है। तभी रजत बोला, सॉरी स्वीटहार्ट, पर मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। मेरी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। क्या कुछ खास काम है? हीर बोली, नहीं, बस ऐसे ही मिलना चाह रही थी। रजत बोला, सॉरी हीर, पर मैं सच में अभी बहुत बिजी हूँ। तुम्हें पता है ना, शादी की तैयारी भी चल रही है और कंपनी का काम भी संभालना है। इस बीच मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सॉरी। हीर बोली, कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है और वैसे भी तुम यह सब हमारे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहे हो। रजत बोला, बिल्कुल सही, किसने समझदार वाइफ मिली है मुझे। हीर बोली, वाइफ? अभी हमारी शादी हुई नहीं है जनाब। रजत बोला, वह तो है, शादी तो अभी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरी अभी मीटिंग है। इतना कहकर रजत ने फोन काट दिया। वहीं हीर खुद से ही बोली, रजत काफी बिजी हो गया है इन दिनों, चलो मैं भी काम पर लगती हूँ। इतना कहकर वह अस्पताल के लिए तैयार होकर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अक्षिता भी 3-4 दिन से श्रेयांश से कोई बात नहीं हुई थी। इस बीच उसे बिल्कुल नहीं लगा कि उसके जीवन में कुछ खाली खाली सा है। वहीं श्रेयांश, जो कि हीर के बारे में नहीं सोचना चाह रहा था, इसलिए वह मुंबई से बाहर चला गया। राजस्थान में उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2-3 इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करनी थी, इसलिए वह राजस्थान चला गया। इस समय श्रेयांश कहाँ है, क्या कर रहा है, इस बारे में किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे दिन बीते। वहीं हीर और रजत के बीच भी एक दूरी सी आने लगी थी। रजत भी समझ रहा था कि वह हीर को समय नहीं दे पा रहा है, तो वहीं हीर भी रजत और उसके बीच इस बदलाव को महसूस कर पा रही थी। तभी एक दिन रजत ने हीर को फोन किया। हीर से बोला, रजत बोला, हीर, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी काम है। तभी रजत के यूं कहने पर हीर बोली, जरूरी काम? क्या हुआ, तुम ठीक हो? रजत बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे मिलना है। रजत के यूं कहने पर हीर मुस्कुरा उठी।
हीर बोली ठीक है, शाम को मिलते हैं। तभी रजत बोला शाम को नहीं, अभी 1 घंटे बाद। हीर बोली क्या हुआ रजत, कुछ जरूरी काम है क्या? तुम ठीक हो? रजत बोला हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे मिलना है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी हीर बोली घर में वैसे भी काफी काम है, शादी को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। रजत बोला आई नो, शादी को कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए तो यह बात तुमसे करनी जरूरी है, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। तभी रजत की यूं कहने पर हीर को न जाने क्यों कुछ होने का अंदेशा हुआ, कुछ बुरा। हीर अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोली ठीक है, तुम मुझे एड्रेस मैसेज कर दो, मैं 1 घंटे में पहुंचती हूँ। रजत ने इतना सुना और बोला ठीक है, मैं एड्रेस तुम्हें भेज देता हूँ। इतना कहकर रजत ने फोन काट दिया। वहीं फोन कट हो जाने के बाद हीर खुद से ही बोली यह क्या हुआ रजत को, अचानक मिलने के लिए क्यों बुला रहा है? हीर अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। वहीं रिमझिम हीर को कमरे से बाहर आता देख बोली। रिमझिम बोली हीर बेटा कहाँ जा रही हो? हीर बोली दादी मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लेकर आना है। तभी रिमझिम बोली नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाना है, पर हाँ वह जो ज्वेलर्स है ना, हमारे खानदानी ज्वेलर, उनके पास मैंने एक रानी हार दिया हुआ है पॉलिश करवाने के लिए, हमारा खानदानी हार रुद्रांगी और अस्मिता के लिए, उन्हें ले आना बेटा। हीर बोली ओहो दादी, मम्मी लोगों के लिए खानदानी जेवर और मेरे लिए नई डिजाइन किए जा रहे हैं, नॉट बैड दादी। रिमझिम बोली जब तेरी शादी होगी तब तुझे भी दूंगी, तेरे लिए तो अलग से रखा हुआ है। और बेटा शादी में नए गहने बनवाना शुभ होता है, खानदानी जेवर तो आशीर्वाद होते हैं और हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। पर इसका मतलब यह थोड़ी कि हम अपनी बिटिया रानी को कुछ देंगे नहीं। अब चल जा, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। हीर बोली ठीक है दादी, मम्मा, चाची, छोटी दादी, बाय, लव यू, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, और अगर आप लोगों को कोई और काम याद आए तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर हीर वहां से चली गई। हीर अपनी फैमिली से यूं बात करके काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठी तो उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। वह खुद से बोली न जाने रजत ने मुझे क्यों मिलने के लिए बुलाया है, खैर यही तो वहीं जाकर पता चलेगा। इतना कहकर हीर ने वह ख्याल अपने दिमाग से निकाला और गाड़ी स्टार्ट करके रजत के दिए गए एड्रेस पर चली गई। आखिर क्यों बुलाया है रजत ने हीर को इतनी जल्दबाजी में, वह भी शादी के कुछ ही दिन बचे होने पर? क्या रजत के दिमाग में कुछ नया चल रहा है या फिर कहानी में आने वाला है कोई बड़ा ट्विस्ट? जानना दिलचस्प होगा। रिमझिम के हीर से यूं बात करने पर अक्षिता जो कि वहीं पर बैठी हुई थी खुशी से झूमते हुए रिमझिम से बोली। अक्षिता बोली दादी जैसा आरिका भाभी के पास है वैसा ही हार आपने हमारे लिए बनाया है ना? तभी रिमझिम बोली हाँ बिल्कुल वैसा ही, मैंने अपनी बहू बेटियों के लिए एक जैसे हार बनवाए थे, जब तुम छोटे थे ना तभी से तुम्हारे लिए मैंने वह हार बनवा के रखे थे, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें दूंगी। तभी लक्ष्य और शिवांश बोले और दादी हमारी बीबियों के लिए? तभी रुद्रांगी लक्ष्य के कान पकड़ते हुए बोली कमरा तो साफ तुमसे होता नहीं और आए बड़े बीबी वाले, इतनी जल्दी शादी नहीं होने वाली है तुम्हारी। तभी शिवांश बोला ऐसा नहीं है बड़ी मॉम, क्या पता भाई से पहले मेरा ही नंबर लग जाए। तभी अस्मिता अपने सर को हिलाते हुए बोली हाँ हाँ कोई भरोसा नहीं है भाभी इसका, सही बोल रहा है ये। तभी अक्षांश बोला ऐसा कैसे, देखो भाई शादी होगी तो अच्छे से होगी, यह भागा के वाली शादी हमें मंजूर नहीं है। तभी कनक और अक्षत बोले देखो तो बोल भी कौन रहा है, जिसने खुद हमारे सामने दुल्हन लाकर खड़ी कर दी। वह तो अच्छा है कि अस्मिता ने इसे लाइन पर रखा हुआ है, नहीं तो यह हर दूसरी लड़की के पीछे लट्टू हुआ करता था। तभी अक्षांश बोला क्या माँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ,
अस्मिता माँ झूठ बोल रही है। तभी अस्मिता आंखों को छोटा करते हुए अक्षांश की तरफ देखकर बोली, हाँ हाँ, नहीं जानती हूँ मैं तुम्हें, इतने सालों से देख रही हूँ। तभी अक्षांश अस्मिता के पास आया और बोला, अच्छा बताओ, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा? मैं पतिव्रता पुरुष हूँ, सिर्फ तुम्हारा पुरुष। इतना सुनते ही अस्मिता ने अपने सिर पर हाथ रखा। तो वहीं अक्षांश भी यह हरकतें देखकर सभी घर वाले हंसने लगे। तभी रिमझिम बोली, बस बस, बहुत हुआ रुद्रांगी, बेटा तू यह काम कर लेना और तुम सबके सब काम पर लगो। शादी का घर है और इन सबको मजाक मस्ती सूझ रही है। तभी लक्ष्य रिमझिम को हक करते हुए बोला, दादू माँ से बोलो ना कि मेरे भी हाथ पीले करवा दे। जैसे ही लक्ष्य ने यह कहा तो रुद्रांगी लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, ठहर, कर देती हूँ तेरे हाथ पीले, उससे पहले तेरे गाल लाल ना कर दूं मैं। भाग जा, काम पर लग और पढ़ाई पर ध्यान दे। जब से यह अपने पापा के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ है ना, इसकी अच्छी चोरी हरकतें बढ़ती जा रही है माँ। रिमझिम बोली, कोई बात नहीं, बच्चे ही हैं, पर हमें पूरा भरोसा है अपने लक्ष्य और शिवांश पर। देखना, ये सब कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। तभी शिवांश दौड़ता हुआ बोला, हाँ दादी, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, पर अगर लड़की हमें किडनैप करके शादी कर ले तो हम क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी दादी, कृष्ण भगवान भी तो कहते थे कि अगर कन्या की मर्जी हो और उसके माता पिता न मान रहे हों तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, कन्या का हरण कर लेना चाहिए। तभी अस्मिता और शिवांश से बोली, ठहर, बताती हूँ तुझे, बड़ा आया धर्म का पालन करने वाला कन्या का हरण करेगा? उससे पहले घर से ना निकाल दो तुझे मैं। अस्मिता शिवांश को पकड़ने के लिए दौड़ी तो शिवांश वहां से बचते हुए भाग गया। तभी अस्मिता खुद से बोली, न जाने क्या होगा इन दोनों का। सच में भाभी, इनसे अच्छी तो हमारी दोनों बेटियां हैं। वह तो अच्छा हुआ टाइम रहते शुभ की शादी भी हो गई। आरी का ध्यान रखना, पता चले कि किसी के पीछे डोलते हुए नजर आ रहा है। तभी रुद्रांगी बोली, बस कर अस्मिता, क्यों चिढ़ा रही है बेचारी को? ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें शुभ पर पूरा भरोसा है, शुभ बहुत अच्छा बच्चा है। तभी शुभ बोला, आई लव यू मामी, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते रहना मेरे बारे में, और मेरी पत्नी को बोलो कि उसका पति कितना अच्छा है। तभी आरिका बोली, हाँ हाँ अच्छे हो, तभी तो तुमसे शादी की है मैंने। तभी शुभ बोला, हाय मेरी बीबी। आरिका शर्माते हुए शुभ की तरफ देखकर बोली, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, घर में बड़े हैं और तुम। तभी शुभ बोला, जेंटलमैन आदमियों की तो वैल्यू ही नहीं है, पति इतना प्यार करने वाला है और पत्नी को बिल्कुल कदर नहीं है। जा रहा हूं मैं यहाँ से। तभी आरिका बोली, जाओ जाओ, आना तो यही है। उनकी यह नोकझोंक चलती जा रही थी। वहीं रिझिम, रुद्रांगी और कनक तीनों कामों में व्यस्त थे, तो वहीं अस्मिता किचन में लंच का बंदोबस्त देख रही थी। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। लावण्या, लिली, शुभम और शौर्य इंडिया आने वाले थे। लगभग आधे घंटे में तीनों घर पहुंचने वाले थे, इसलिए सभी लोगों ने लंच उनके साथ करने का फैसला लिया था। अस्मिता खाने की तैयारी देख रही थी तो बाकी सभी लोग शादी की अन्य तैयारियों में व्यस्त थे। रुद्रांगी और कनक दोनों ही हीर को दिए जाने वाले गहनों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हीर के ससुराल कौन कौन से जेवर जाएंगे। तो वहीं रुद्रांगी शॉपिंग की लिस्ट बना रही थी कि किन किन चीजों का आना रह गया है और क्या क्या चीजें आ चुकी है। तभी रुद्रांगी रिमझिम से बोली, माँ कुछ सामान और है जो अभी आना बाकी है। एक काम करते हैं, शाम को मार्केट चलते हैं और शॉपिंग कर लेंगे, और मुझे और अस्मिता को भी शादी के लिए कपड़े लेने हैं। तभी कनक बोली, तुम दोनों तो हमारे घर की बहुएं हो। डिजाइनर घर पर आ रही है जिसने हीर का लहंगा डिजाइन किया है, उसी से तुम दोनों कपड़े भी डिजाइन करवा लेना। जैसे ही रुद्रांगी और अस्मिता ने यह सुना वे काफी खुश हुई। रुद्रांगी बोली, छोटी माँ, अगर हम दोनों दुल्हन जैसा तैयार हो गए तो हमारी बेटी को कौन देखेगा? तभी रिमझिम बोली, हीर के चेहरे पर तो दुल्हन वाला निखार आएगा, पर तुम दोनों को भी तो देखकर लगना चाहिए कि दुल्हन की माँ और चाची हो। तभी अस्मिता बोली, तो इस हिसाब से आप दोनों का पहला हक बनता है क्योंकि आप दोनों दादी हो।
तभी कनक अस्मिता के गले लगाते हुए बोली, रिमझिम सर्वगुण संपन्न बहुएं मिली है हमें। रिमझिम बोली, सचमुच, बस इस घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तुम दोनों में हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहे और बच्चे माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं। देखो, कोई कहेगा इन बच्चों को देखकर कि ये सब बच्चे सगे भाई बहन नहीं हैं। प्यार सब में ऐसा है कि मानो एक पर दुख आए तो सब उसकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। तभी रुद्रांगी बोली, माँ, परवरिश भी तो आप लोगों की है। बच्चे बेशक अपने माँ बाप से सीखते हैं, पर घर में जब बड़ों का साया हो तो घर की जड़ें हमेशा मजबूत रहती है। तभी रिमझिम बोली, अच्छा, बहुत हो गई सेंटी बातें, चलो अब काम पर लग जाओ। और तुमने पता किया कि लावण्या और ये सब लोग कब तक आएंगे? रुद्रांगी बोली, हाँ माँ, बस पहुंचने वाले हैं। खाना तैयार हो चुका है। अस्मिता ने सारी तैयारी देख ली है। तभी अस्मिता बोली, हाँ बड़ी माँ, मैंने सारी तैयारी देख ली है। खाना तैयार हो गया है और सब कुछ लावण्या बुआ और लिली दीदी की पसंद का बना हुआ है। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कनक ने अस्मिता को और रुद्रांगी को, दोनों को ही बाकी के कामों के लिए बाहर भेज दिया। तो वहीं रिमझिम के साथ बैठकर वह लिली और लावण्या के आने का इंतजार कर रहे थे। लावण्या और लिली की फैमिली भी आ चुकी है शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन अभी तो शादी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। आखिरकार रजत ने हीर को मिलने के लिए बुलाया है, तो क्या होने वाला है नया धमाका? क्या करने वाला है रजत हीर से मिलकर? रजत हीर से मिलने पहुंच चुका था। वहीं हीर भी रजत से मिलने के लिए कैफे में आ चुकी थी। हीर रजत के पास पहुंची तो उसने देखा कि रजत के बगल में एक लड़की खड़ी है, जो शायद हीर से मात्र 1 या 2 मिनट के अंतराल में ही आई हुई थी। रजत ने उस लड़की के लिए चेयर को पीछे खिसकाया और उसे बैठने का इशारा किया। हीर, जो कि दूर से ही चलते हुए आ रही थी, उसने रजत को यह हरकत करते हुए देख लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत के साथ ये लड़की कौन है। खैर, वह अपने दिमाग से यह ख्याल निकालते हुए रजत के पास पहुंची। रजत ने हीर की तरफ देखा और हीर से कहा। रजत बोला, कैसी हो हीर? हीर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और इतनी जल्दबाजी में तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया। पता है घर से निकलना कितना मुश्किल हो रहा था। सारा काम घर में अटका पड़ा है। शादी का घर है, तैयारी हो रही है। तभी रजत बोला, हीर, 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो। हीर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए रजत की तरफ देखकर बोली। हीर बोली, बोलो रजत, क्या बात है? रजत बोला, हीर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, पर नहीं कहूंगा तो मैं गिल्ट से भरता जाऊंगा। तभी हीर बोली, यह तुम क्या बोल रहे हो रजत? साफ साफ बोलो, बात क्या है? तभी रजत बोला, हीर, मुझे माफ कर दो, पर अगर मैंने तुमसे यह नहीं कहा तो तुम शायद जिंदगी भर पछताओगी, और मैं भी जिंदगी भर एक गिल्ट में रहूंगा कि मैंने तुमसे यह बात डिस्कस नहीं की। अब हीर थोड़ा सीरियस हो चुकी थी। हीर रजत से बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छे से बताओ। रजत कुछ बोलता उससे पहले ही उसके बगल में बैठी लड़की बोली। वह लड़की बोली, 1 मिनट रजत, तुम शांत बैठो, मैं हीर से बात करती हूँ। वह लड़की रजत की तरफ देखती हुई उसके हाथों को पकड़कर उसे शांत करने लगी। वहीं उन दोनों को इस सिचुएशन में देखकर हीर को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की कौन है जो रजत के इतने करीब जा रही है, कि उसे सहानुभूति देने के लिए इतने प्यार से उसके हाथों को पकड़ रही है। हीर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, तुम कौन हो? तभी वह लड़की बोली, मेरा नाम ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या शर्मा। मैं और रजत कॉलेज टाइम से एक दूसरे के दोस्त हैं। तभी हीर बोली, अच्छा, तो तुम वह फ्रेंड हो जिसके बारे में रजत अक्सर बात करते हैं। तभी वह लड़की बोली, बातें करते हैं? क्या बात बताई रजत ने तुमको मेरे बारे में? हीर बोली, यही कि तुम उनकी काफी अच्छी और पुरानी दोस्त हो, पर तुमसे उनका कांटेक्ट
काफी कम हो चुका है। तभी वह लड़की बोली, हीर, आई नो, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, शायद तुम्हें गुस्सा भी आए, पर प्लीज एक बार मेरी बात पूरी सुन लेना। उसके बाद तुम जो रिएक्ट करोगी, तुम जो बातें बोलोगी, हम सुनने को तैयार है। इतना कहकर ऐश्वर्या ने हीर के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोली, ऐश्वर्या बोली, हीर, मैं और रजत कॉलेज टाइम में एक दूसरे के दोस्त होने के साथ साथ रिलेशनशिप में भी थे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया हमारा प्यार परवान चढ़ता गया, पर फिर एक ऐसा मौका आया जिस मौके पर हम दोनों की नहीं चली और हम दोनों अलग हो गए। हीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हीर ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए बोली, हीर बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? और रजत, यह क्या बोल रही है? तभी रजत बोला, ऐश्वर्या सही कह रही है हीर। दरअसल बात 4 साल पहले की है। मैं और ऐश्वर्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मतलब आज भी करते हैं, पर हमारे बीच एक ऐसी सिचुएशन आई कि हम दोनों अलग हो गए। पिछले 2 सालों से न मैं ऐश्वर्या से मिल पाया और ना ही ऐश्वर्या मुझसे। मुझे पता नहीं था कि ऐश्वर्या कहाँ है, किस सिचुएशन में है, पर मैं ऐश्वर्या को चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। फिर जब मैं तुमसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम एक हो जो मेरी जिंदगी में ऐश्वर्या की जगह ले सकती हो। पर सच कहूं, जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, पता नहीं क्यों मुझे एक अजनबी सी बेचैनी हो रही थी। मैं चाहकर भी ऐश्वर्या को भूल नहीं पा रहा था। जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर यकीन मानो, शायद मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया, और जो प्यार का नाम देकर हम दोनों के बीच एक रिश्ता कायम हुआ था, शायद वह प्यार नहीं, महज एक आकर्षण था। मैं अपने गम से उभरने के लिए तुम में प्यार खोजने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहो तुम में ऐश्वर्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम ऐश्वर्या नहीं, हीर हो। तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी है और मैं तुम्हारे साथ यह गलत कर रहा हूँ। तभी हीर बोली, यह क्या बात हुई रजत? यह क्या बेहुदगी है? समझा सकते हो तुम कि क्या बोल रहे हो? यहाँ 3 दिन बचे हैं हमारी शादी को। परसों से रस्में शुरू होने वाली है घर में, और तुम अब रियलाइज कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, इसलिए। तभी ऐश्वर्या बोली, ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करो। तभी हीर बोली, क्या समझने की कोशिश करूं मैं? तुम्हें सारा सच बताती हूँ। तभी हीर ऐश्वर्या की बात बीच में काटते हुए रजत की तरफ देखते हुए बोली, हीर बोली, मैं रजत से बात कर रही हूँ, तो तुम अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखो। बोलो रजत, कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में ये? हीर ने इतना कहा तो ऐश्वर्या फिर बोली। वही बात बात पर ऐश्वर्या के बीच में बोलना हीर को इरिटेट कर रहा था, पर ऐश्वर्या को तो हीर के सामने न जाने क्या जताने की पड़ी थी। वह बिना पूछे ही हीर से बोली। ऐश्वर्या बोली, आखिर ऐसी क्या सच्चाई बोली होगी ऐश्वर्या ने? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। वहीं आप लोगों को ऐश्वर्या का किरदार कैसा लगा, साथ ही में क्या होगा कहानी में, क्योंकि शादी तो टूट चुकी है और अब कुछ होने वाला है बहुत बड़ा, जिसे जानना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।